सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन सेंटर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माई एजुकेशन सेंटर पर और आप देख रहे हैं माई एजुकेशन सेंटर। मेरा नाम बलराम सिंह है। मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले हमने 12 नंबर तक की वीडियो 11 नंबर तक की वीडियो बना दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल माई एजुकेशन सेंटर पर। मेरा नाम बलराम सिंह है और हमने प्रारंभ किया भारतीय राज्य व्यवस्था। आपको पता होगा मैं लगातार भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें 11 नंबर तक की वीडियो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर यदि आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे सारे वीडियो के लिंक दे दिए गए हैं। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं माई एजुकेशन सेंटर। ठीक है, माई एजुकेशन सेंटर आप सर्च करेंगे तो आपको आपको ये लोगो दिखेगा और आप ज्वाइन करके वहां पे हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। मूल अधिकार का पार्ट 1 हमने बना दिया था, ये पार्ट 2 है। इसका एक और आएगा पार्ट 3, जिसमें मूल अधिकार पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल हमने देखा था 14 से 18 तक का हमारा जो था कंप्लीट हो गया था, समता का अधिकार। ठीक है, वहां हमने देखा था। उसके पहले आर्टिकल 12 पे भी चर्चा की थी, 13 पे चर्चा की थी, 12 पे चर्चा की थी, जिसमें राज्य की परिभाषा का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 13 में भी देखा था कि कोई भी, अनुच्छेद 13 में ये उल्लेख किया गया था कि कोई भी कानून या कोई भी मतलब कानून संसद पारित करती है या किसी फॉर्म में भी पारित किया जाता है, तो वो यदि मूल अधिकार का अतिक्रमण करता है या उसका हनन करता है तो वह उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक वह अतिक्रमण करता है। तात्पर्य यह है कि मतलब मूल अधिकार को आप घटा नहीं सकते, सीधी सी बात, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका संरक्षक आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता तक का अधिकार देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार की जब अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में अक्सर ये एक प्रश्न आता है, मूल संविधान का तात्पर्य क्या है। देखिए, मूल संविधान का तात्पर्य ये है कि जो हमारा संविधान बना था, ठीक है, उस समय जैसे 395 अनुच्छेद थे, तो उसमें क्या किया गया था, जो हमारी ये स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। ठीक है, कुल जो 7 प्रकार की ये थी हमारी स्वतंत्रता थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। देखिए, उसमें एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और जिसमें 7वें प्रकार के जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसे 300 का में जोड़ दिया गया, जो वर्तमान समय में कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, वर्तमान समय में ये कानूनी अधिकार बन गया। ये इसमें देखिए प्रश्न कैसे बनता है, सीधा प्रश्न आता है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। तो सीधी सी बात, हमारा 19 से लेके 22 तक है। ठीक है, किस भाग में है, तो हमने देखा कि ये भाग 3 में है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में। पूछेगा कि मूल संविधान में कितने प्रकार के स्वतंत्रताएं थी, तो ठीक है 7 प्रकार थी। वर्तमान में कितनी है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 फरवरी सन 2021। ठीक है, 18 फरवरी सन 2021। तो वर्तमान समय में हमने देखा है, कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। इसके बाद यदि कोई संशोधन होता है तो आप लगातार देखते रहिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले 19 की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, 19 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर देखिए आप 19(1) पे फोकस कीजिए। ठीक है, 19(1) पे आप फोकस कर सकते हैं। 19(6) लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिए 19(1) में पहले स्वतंत्रता किस बात की, हमको बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, वाक की अभिव्यक्ति जो लिखा हुआ है, मतलब हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं बोल सकते। पहली बात यहाँ पे समझ लीजिए, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे जन लोग का नुकसान हो। यदि आप पब्लिक में खड़े होकर गाली देने लगे हैं तो उससे भाई दुष्प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, तो वो चीज आप नहीं कर सकते। आप बोल सकते हैं लेकिन जो मतलब देश के लिए अच्छा हो। ठीक है, आप गलत नहीं बोल सकते, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, जैसे प्रेस है, प्रेस कुछ भी बोलती रहती है। ठीक है, तो उसको प्रेस की जो स्वतंत्रता है 19(1) के अंतर्गत आता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें बहुत कुछ है। जैसे आपका कोई चोरी से फोन टैपिंग कर लेता है, फोन की रिकॉर्डिंग कर लेता है, समझ रहे हैं, फोन की रिकॉर्डिंग, तो वो भी इसमें प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, फोन की रिकॉर्डिंग कर लेता है अगर कोई, तो वो प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब यदि कोई फोन टैपिंग करता है तो वो गलत है। ठीक है, ये 19(1) उसको निषेध करता है, प्रतिषेध करता है। ठीक है, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रम से ये याद करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। 19(2) में ये है, मतलब शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हैं। अक्सर देखा होगा बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण ढंग से, बिना हथियारों के। ठीक है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, 19(3) में हमने देखा संघ बनाने का अधिकार है। मतलब आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे संघ हैं, लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गली मोहल्ले में ही संघ बना लेते हैं, तो उस तरीके से बिल्कुल स्वतंत्रता है, आप संघ बनाइए, लेकिन कैसे, मतलब बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, बिना हथियार के।
भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। 19(4) में क्या है, भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है, इसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। इसके संबंध में जब हम केस स्टडी पढ़ाएंगे तो उसमें हम एक वीडियो एक दो अपलोड करेंगे, उसमें केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। केस स्टडी में यहाँ पे एक केस हुआ था, ठीक है, इसके संबंध में 19(4) में बहुत बवाल हुआ था उसमें, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। भारतीय क्षेत्र में कहीं भी बसने का अधिकार, मतलब हम कहीं भी, जरूरी नहीं जैसे हम उत्तर प्रदेश के हैं तो हम राजस्थान में जाके बस सकते हैं, राजस्थान में है तो हम तमिलनाडु में जाके बस सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी बस सकते हैं, हमारे मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी कोई भी कैसा भी व्यापार कर सकता है, मतलब किसी का एकाधिकार नहीं है, जैसे अंग्रेजों का एकाधिकार था, ठीक है, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, ऐसा कुछ नहीं। आप फल का व्यापार करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कोई भी किसी भी जाति या मूल धर्म का कुछ भी हो, वो अपने नियम मतलब इच्छा अनुसार व्यापार कर सकता है। तो देखिए याद कैसे करेंगे, अक्सर क्या होता आ जाता है, देखिए 19(1) में केवल आप प्रेस का याद कर लीजिए, 19(2) मैं यहाँ बता देता हूँ, 19(3), 19(4) और 19(5), 19(6), ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, इसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 19(2) में देखिए शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन करेंगे, ठीक। अब आप समझ लीजिए ऐसे कि 19(2) में जब आप सम्मेलन करेंगे तो सम्मेलन करेंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो लोग आ जाएंगे, उन्हीं को मिला के आप संघ बना लीजिए। जब संघ बनाएंगे तो आपको घूमना पड़ेगा अपने संघ को प्रचार करने के लिए। जब आप घूमेंगे तो बहुत लोग सोचेंगे लाओ हम यहीं बस जाते हैं, अब हमको जाने की जरूरत नहीं है, जैसे अंग्रेज किए, बहुत सारे अंग्रेज यहाँ बस गए, ठीक है। अब जब आप बस जाएंगे तो जीवन यापन करने के लिए आपको व्यापार करना पड़ेगा। देखिए एक सीक्वेंस से याद करिए, 19(1) बस याद रखिए कि प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप कुछ भी छिप कर मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिख कर पेपर में छाप सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं जो दूसरों को बुरा लगे, ठीक है, मतलब इस पे आप स्वतंत्र हैं। 19(2) में केवल एक चीज आपको याद रखना है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम सम्मेलन कर सकते हैं। आप सोचिए 19(2) में आप सम्मेलन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो उसका क्या करेंगे, आप संघ बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक, 19(3) हमने संघ बना लिया। जब संघ बना लिया तो उसके प्रचार के लिए हमें भ्रमण करना पड़ेगा, तो 19(4) हमने भ्रमण कर लिया। फिर जब भ्रमण करेंगे तो बहुत लोग कहेंगे, जब दूर निकल जाएंगे तो कहेंगे ठीक है हम यहीं बस जाते हैं, तो 19(5) में वो क्या करेंगे, वो बसने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर 19(6) में क्या होगा, अब आप सोचिए यहाँ से आप तमिलनाडु में जाके बस गए, तो आप कुछ जीवन यापन करने के लिए तो आप सोचेंगे लाओ व्यापार ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 19(6) में मतलब ये एक तरीका है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ये एक तरीका है याद करने का, बहुत इजी तरीके से आप याद कर लेते हैं। इसके कुछ अब फिलहाल तो ये हो गया, इसमें देखिए कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई भी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई लेख आप लिख रहे हैं, तो कोई ऐसा लेख ना लिखे जो मतलब सरकार के विरुद्ध हो, ठीक है, देश के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध लिख सकते हैं, देश के विरुद्ध हो, देश हित में हो, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियां ना करें, ठीक है। आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें आप हथियार लेकर चले आइए, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि, मतलब किसी अपराध में आप दोषी हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारे संरक्षण का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब जैसे आज 18 फरवरी 2021, ठीक है, आज वर्तमान डेट 18 फरवरी 2021, ठीक है। अब आप देख इस डेट को आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसी डेट को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आप सोच लीजिए कि ये समय है, मान लीजिए कि आपको दोषी ठहराया गया। अब जब आपको दोषी ठहराया गया किसी कारण के लिए, मतलब किसी ने, आपने ऐसा कोई काम किया जिसके संबंध में पूर्व में कोई कानून नहीं है, ठीक। तो अगर पूर्व में कोई कानून नहीं है तो आपको सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा नियम है, ठीक है। कोई पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं, मतलब कहने का मतलब यदि आपने कोई ऐसा कार्य किया, मतलब ऐसा कोई मतलब क्राइम किया जिसका मतलब संबंध में हमारे संविधान में या हमारे दंड संहिता अधिनियम में कोई भी नियम नहीं है, तो उसके संबंध में आपको कोई सजा नहीं होगी। सेकंड नंबर पे आता है दोहरी क्षति। नहीं, दोहरी क्षति का मतलब नहीं, ये मान के लीजिए आपने कोई भी क्राइम किया, आप क्राइम, आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपको 302 के तहत सजा हो गई। अब वो फांसी की भी हो सकती है, उम्र कैद की भी सजा हो सकती है, ठीक है, हो सकता है 6 महीने में ही आप छूट जाएं। तो इनमें से किसी तरीके से कोई भी एक बार सजा हो गई तो आपको दोबारा, ठीक है, दोहरी क्षति का मतलब कि आपको दोबारा पुनः सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है, पुनः आपको सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, स्वयं अभिशंसा नहीं, मतलब इसमें तात्पर्य है कि पुलिस आपको जबरदस्ती दबाव के माध्यम से ये नहीं कहती कि आप खुद ऐसा बोलो कि आप अभियुक्त हो, ठीक है, आपने ऐसा किया, तो मतलब इसीलिए कोर्ट में खड़ा करके वहां पे पूछा जाता है कि आप मतलब इस बात के लिए हाँ बोलते हैं या नहीं, तो वहां पे पूछा जाता है, ठीक है, मतलब कि आपने ये क्राइम किया कि नहीं। तो कोई दबाव नहीं डालता वहां पे, बिल्कुल आप फ्री होते हैं, उस आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होती कि हमें ये बोलना है, ठीक है। तो किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने
विरुद्ध साक्षी होने, मतलब अपने विरुद्ध या अपने पक्ष में साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ ठीक है, आपको ऐसा बोलना अपने उसमें, मतलब किसी भी तरीके से रोक टोक नहीं है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, कोई पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं, मतलब आपने कोई ऐसा क्राइम किया जिसके संबंध में वर्तमान में कोई कानून नहीं है, तो आपको कोई सजा का प्रावधान नहीं होगा। एक कानून के लिए, मतलब एक क्राइम के लिए आपको एक बार सजा होगी, और आपको अपने ही पक्ष या विपक्ष में साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सामान्यतः ऐसे क्या किया जाता है, यही पूछ लेते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, बहुत पूछा गया। ठीक है, सैकड़ों बार सैकड़ों एग्जाम में पूछा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 21। अभी आप समझ लीजिए, इसमें इतने सारे मतलब भाग हैं कि हम इसमें बता नहीं सकते। ठीक है, जब कभी हम क्विज कराएंगे तो उसमें हम सारे लिस्ट को एक साथ दे देंगे, बहुत सारे अधिकार हैं। फिलहाल आप 21A याद रखिए, 21A। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बस आप इतना ही याद रखिए। ये डीपीएससी में भी आपको मिलेगा। ठीक है, जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें भी आपको ये मिलेगा। ये 86वां संविधान संशोधन सन 2002 के तहत किया गया था। याद रखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें आप ऐसे पाएंगे, मतलब कि मतलब आप पर्यावरण से भी इसमें रिलेटेड है। कहने का मतलब अभी हाल ही में एक डिसीजन आया है निजता के अधिकार को, उसे भी इसमें लगा दिया गया। अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। मतलब आप अब देखिए क्या होता है, जैसे कसाब का केस ले लें, अब कोई भी एडवोकेट उनका केस नहीं ले रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको मतलब अपनी तरफ से एडवोकेट किया। तो ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि आप मतलब उस पर नहीं चलता, हमारा जो संविधान है, कानून है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या किया, एक मतलब एडवोकेट दिया गया। कि मतलब ये नहीं कि हम अगर हम अक्षम मतलब सक्षम नहीं है कि हम कोई वकील एडवोकेट खड़ा कर सके, तो उस संबंध में गवर्नमेंट अपनी वकील देती है हर किसी व्यक्ति को। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, मतलब अरे बहुत सारे अधिकार हैं। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है, मतलब स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ वायु का भी अधिकार है। समझ लीजिए, मूल अधिकार के संबंध में दिल्ली में जो अक्सर समस्याएं हो जाती हैं वायु को लेकर, उसके संबंध में भी केस है, हमेशा चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार है, तो उसके संबंध में लगातार केस होते रहते हैं। ठीक है, आज के 20 मतलब वहां पे स्वच्छ वायु नहीं मिल रही, तो उनका मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसके लिए भी संबंध में। ठीक है, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का भी अधिकार है। क्लियर है, मतलब एक समझ लीजिए कि आपके प्राण और आपके शरीर के लिए स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई भी शब्द जो आएगा उसमें हम सम्मिलित किया। निजता का अधिकार, जो भी आपके आधार से रिलेटेड था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आधार से रिलेटेड था। तो फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 22, निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण। लगातार यही पूछा जाता है कि निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण। ठीक है, देखिए 20, 19, 20, 21, 22 बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए, निरोध का मतलब रोकना। ठीक है, गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण ऐसा क्या है, आपको कोई गिरफ्तार करने आ रहा है तो गिरफ्तार के पूर्व आपको सूचना देना पड़ेगा सबसे पहले। मतलब गिरफ्तार के किस आधार पे आप क्या कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, वो सूचना देना पड़ेगा। उसके बाद वह व्यक्ति, आपने देखा होगा, स्वतंत्र है किसके लिए, मतलब विधि व्यवसाय। ठीक है, विधि व्यवसाय से परामर्श, मतलब किसी एडवोकेट से वो परामर्श कर सकता है। अपनी सुरक्षा करने के अधिकार में, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, आप भले ही आपको सीसीटीवी फुटेज में आप आ गए हो, लेकिन क्या तब भी लोग क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं अपने बचाव के लिए। आप स्वतंत्र हैं, मतलब ये हमारा कानूनी अधिकार है। ठीक है, और देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दंडाधिकारी, मतलब जिसको आप मजिस्ट्रेट बोलते हैं, दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में मतलब उपस्थित करने का अधिकार। अब ये देखिए, ये लगातार कंफ्यूजन में रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए आज कि यात्रा के समय का शामिल नहीं है। अभी जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत में क्या लिखा हुआ है कि दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए यात्रा का समय शामिल है, जबकि ऐसा नहीं है, यात्रा के समय को शामिल नहीं किया गया है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी मजिस्ट्रेट के सम्मुख हम प्रस्तुत करते हैं तो उसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। दंडाधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निषेध दिए 24 घंटे में, यदि आप मतलब दंडाधिकारी को लगता है कि ठीक है इनकी कोई गलती नहीं हो, तो वह त्वरित क्या करेगा, कार्यवाही करके 24 घंटे में आपको मुक्त कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल ये निरोध एवं गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और जो 21 में आपने देखा था कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई थी। हम आगे बढ़ेंगे बड़ी तेजी से। ठीक है, अब देखिए इसके अपवाद क्या है। अपवाद के संबंध में हम यहीं पर देख लेते हैं। अब देखिए, गिरफ्तारी के आधार पर सूचना देने का अधिकार का प्रावधान किया है। अब सूचना देंगे, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को सूचना नहीं देते हैं, पुलिस वाले जबरदस्ती उठा लेते हैं,
तो वो क्या करते हैं, उनको इस आधार पे गिरफ्तार किया जाता है यदि आप मतलब कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में काम नहीं हो रहा है, मतलब आप कोई षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे देश के खिलाफ या कुछ लोगों को दंगा भड़काने के संदर्भ में, ठीक है, तो आपको उस स्थिति में ये अधिकार आपके छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो वही बेसिक सा बात है। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो, कहने का मतलब आप षड्यंत्र रच रहे हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए चुनौती है, मतलब कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं या प्लानिंग कर चुके हैं, तो उस स्थिति में यह सरकार को या फिर हमारे जो पुलिस सर्विस सिस्टम है वो चाहेगी आपको उठा लेगी, ठीक है। सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा, मतलब अब गवर्नमेंट को किसी कोई वितरण प्रणाली प्रारंभ कर रही है, आप चाहते हैं कि उसमें बाधा हो जाए, ठीक है, आपूर्ति में यदि बाधा डाल रहे हैं, समाज में कुछ ऐसा उत्पन्न कर रहे हैं आप भाषण के माध्यम से कि लोग आक्रोशित हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके संबंध में, इन सब संबंध में क्या करेंगे, देखिए आपको डिटेन कर लिया। डिटेन का मतलब क्या है कि आपको मतलब उठा लिया जाएगा, और उसमें फिलहाल आपने देखा 24 घंटे में तो छोड़ना है, लेकिन ये देखिए 3 महीने तक क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उठा सकती है बिना किसी कानून के, 3 महीने तक उठा सकती है पहली बार। लेकिन अगर 3 माह से अधिक उठाना है, 3 माह से अधिक उठाना है, तो क्या होगा, एक समिति का गठन किया जाएगा। पहली बात, एक समिति का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी किए हो सकते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के कोई रिटायर्ड जो न्यायाधीश होंगे वो उनके अध्यक्ष होंगे उस गठन के, तब उनके मतलब 3 माह से अधिक उनको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे अभी 370 जब अभी आपने देखा था कि हटा दिया गया था, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसमें देखा था कि वहाँ के जो नेता थे उनको डिटेन कर लिया गया था। लेकिन वहाँ पे एक एक्ट था, रोशनी एक्ट, बिल्कुल ठीक है, एक रोशनी एक्ट था, उसी के माध्यम से उनको क्या किया था, गिरफ्तार किया गया था। तो फिलहाल वो वहाँ का कानून था, हालांकि जैसे वहाँ के नेता बरी होते हैं, वो क्या करते हैं, कानून को ही रद्द कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है, बनाया उन्होंने था और रद्द भी उन्होंने कर दिया। तो रोशनी एक्ट के माध्यम से उन्हें डिटेन कर लिया गया था। यदि कानून है तो कोई बात नहीं, नहीं कानून है तो फिर हमें ये सिस्टम अप्लाई करते हैं, 3 माह और 3 माह से अधिक वाला। और आपको पता होगा ऐसे सारे कानून क्या करती है, संसद बनाती है, तो समय समय पर उसमें संशोधन कर सकती है, ये समय अवधि बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। आगे हम बढ़ेंगे। आजकल वर्तमान में देखिए रासुका है, वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अक्सर देखिए कोई बात होती है तो कहते हैं रासुका लगाएंगे। तो रासुका है क्या, ठीक है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय, ये यहाँ पे नहीं लिखा हो, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, कहते हैं हम रासुका लगा देंगे। तो 1980 में आया था, ठीक है, 1980 में आया था। और एक एग्जाम में अक्सर लगातार पूछा गया, टाडा और पोटा, ये क्या, आतंकवादी और विध्वंसक गतिविधियों के लिए कानून है, ठीक है। ये तब लाया गया था जब उस समय इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी उस समय लाया गया था आतंकवादी गतिविधियों को दूर करने के लिए। और ये 2002 में लाया गया था पोटा। कई बार पूछा गया पोटा क्या है, तो मतलब ये एक कानून है, ठीक है, आतंकवादी गतिविधियां निरोधक कानून है जो 2002 में लाया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखिए इसमें आर्टिकल 24 या फिर यही पूछ लेते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक का है, तो हम देखेंगे 23 से 24 तक का इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, 23 और 24, जिसमें 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 23 में तो उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पढ़ना होगा हमें, ठीक है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में देखिए शोषण मतलब किसी बाल मतलब कोई बालक है उसका आप शोषण कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उसके संबंध में इसमें प्रावधान किया गया है। जैसे बलात्संग, ठीक है, मतलब छोटे बच्चों से काम कराना। अक्सर देखा होगा होटल पे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। इसके संबंध में हम बताना चाहेंगे, जैसे कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, कैलाश सत्यार्थ, यस कैलाश सत्यार्थी, कहीं कहीं लिखा है कैलाश सत्यार्थ, ठीक है, कैलाश सत्यार्थ, जिनको 2014 में नोबेल प्राइज मिल गया। इन्होंने एक ये लगातार क्या करें कैंपेन चला रहे हैं, मतलब अपना बचपन, उनका जो सिस्टम है अपना बचपन के नाम से। और एक और है, मतलब हमें याद नहीं आ रहा है, मतलब वो बचपन से रिलेटेड है, तो वो बच्चों को ये काम करते हैं, लाखों बच्चों को उन्होंने क्या किया है, बलात्संग से मतलब उन्होंने मुक्ति दिलाई है। वो अक्सर क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, कहीं बच्चा काम कर रहा होता है तो उसकी शिक्षा का मतलब सिस्टम हटा वहां से हटा देते हैं, उनको गिरफ्तार करवाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको अनशन किया गया। मानव व्यापार पर रोक लगाई गई है, ठीक है, मतलब कि आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे गंदे लोग हैं हमारे देश में जो क्या कर सकते हैं, किसी के बच्चे को डिटेन कर लेते हैं, मतलब किडनैप कर लेते हैं और उसके बाद उनको ले जाके विदेशों में भेज देते हैं। तो वो बिल्कुल मतलब उसके विरुद्ध है, ये हमारे अ, संविधान उसको डिनाई करता है। लेकिन क्या किया जाए, ऐसे लोग हैं हमारे देश में। और बेगारी,
देखिए बेगारी का भी इसमें प्रावधान है। बेगारी का मतलब तात्पर्य ये होता है, यहाँ पे समझ लीजिए, बिना पैसे के, ठीक है, बिना पैसे के श्रम, बिना पैसे, ये हमारा प्राचीन इतिहास में भी हो रहा है, बिना पैसे के श्रम कराना किसी से। बेगारी के भी मतलब ये एक तरीके से शोषण तो है, आपको मतलब पकड़ के जबरदस्ती आपसे काम कराना। तो ये जो ये सिस्टम है, ये बेगारी वाला सिस्टम है, ये हमारा प्राचीन इतिहास में भी रहा होगा, रहा था, ठीक है, रहा नहीं होगा, रहा था। सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया है, आप उसको जब पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में, ठीक है, सुदर्शन झील का जो निर्माण किया गया वो बेगारों के माध्यम से किया गया था। मतलब जो उस समय राजा थे तो उन्होंने क्या किया था, बेगारों के माध्यम से ये सिस्टम लाए थे। वो क्या कर रहे थे, निःशुल्क ये अपना सुदर्शन झील का निर्माण करवा देते। फिलहाल हम देखेंगे 23(1) में बालाश्रम बेगारी, ठीक है, मानव व्यापार पर बिल्कुल पूर्णतया निषेध है, ठीक है। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि बच्चों के कार्य पर तो रोक लगा रहे हैं, लेकिन सोच लीजिए कोई बच्चा जो टीवी सीरियल में काम कर रहा है, आपने देखा होगा कि टीवी सीरियल में भी तो काम कर रहा, तो उस पे छूट नहीं है, ठीक, मतलब उस पे छूट है, ठीक है, सॉरी, हम कहेंगे उस पे छूट दिया गया कि मतलब कि कोई भी, हालांकि केस अभी भी चल रहा है, निर्णय क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, ठीक है, तो उसमें छूट है। कोई भी बच्चा अगर घर में काम करता है, पिताजी कोई काम करते हैं, तो उस पे एक्चुअल में बालाश्रम के अंतर्गत आता है, लेकिन उन पे छूट दिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सरकार कोई नियम बना दे, ठीक है, नागरिक सेवा के लिए यदि कोई ऐसा श्रम बना देती है जिसमें बच्चे काम करते हैं, तो वह इसके अंतर्गत नहीं आएगा, जिसे 23(2) में सम्मिलित किया गया, ठीक है। 23(1) में सिस्टम है और इसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं, फिलहाल ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। और देखिए अनुच्छेद 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए, बच्चों को जो अक्सर क्या किया जाता है, कारखानों में लगाया जाता है, ठीक है, मतलब बड़े बड़े कारखाने होते हैं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो 2-3 हजार में वो खुश हो जाते हैं, उनको लेके लोग कारखानों में लगा देते हैं। अब वो एक्सपर्ट भी धीरे धीरे हो जाते हैं, लेकिन सोच लीजिए उनके, ना तो उनकी पढ़ाई हो जाती है, उनका मानसिक दबाव बढ़ता है। तो इन्हीं सबको रोकने के लिए संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये माना गया है जो किसी भी व्यक्ति के मतलब मस्तिष्क के विकास के लिए 14 साल उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। 14 साल तक के उसका विकास होता है, तो इसीलिए 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, कारखानों तथा खानों में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। यदि लगाया जाता है तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये आपको बताएंगे, इसी इन सबको देखे हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाल आयोग और बाल पुनर्वास कोर्स का गठन किया था, मतलब उनको अनुशंसा अपनी प्रकट की कि हाँ आप ऐसा कीजिए। तो फिलहाल देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, ठीक है, क्लियर हो गया 23 में क्या है, 24 में क्या है। आगे बढ़ेंगे बड़ी तेजी से। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान। देखिए कोई भी हमारे देश में क्या, चूंकि आपको पता होगा हमारा जो संविधान है वो हमें बताता है कि हम धर्मनिरपेक्ष है, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। पहली बात, राज्य का अपना कोई धर्म होगा, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश है, उनके राज्य का अपना खुद का धर्म, जैसे वो मुस्लिम कंट्री है, नाम ही है, ठीक है, बोलते हैं वो इस्लाम देश है, ठीक है। अब जब इस्लाम देश है तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है, लेकिन हमारा क्या, धर्म निरपेक्ष है। तो कोई भी धर्म का व्यक्ति हो अपने धर्म के प्रति आदर कर सकता है, पहली बात, अपने धर्म के प्रति आदर कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, ये इसमें छूट दी गई है, ठीक। लेकिन, ठीक है, और पहली बात जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में धर्म परिवर्तन के संबंध में, अब बता दें आपको, धर्म परिवर्तन, भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, ना तो धर्म परिवर्तन का प्रावधान किया गया, ना तो जाहिर सी बात है ग्रहण करने का भी प्रावधान नहीं किया, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी आजादी से, क्योंकि वो स्वतंत्रता है, आजाद है, अपनी आजादी से धर्म का परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यदि किसी ने आपके साथ बल से, कपट से, या मतलब प्रलोभन देके, मतलब कहना मतलब पैसा देके किसी भी तरीके से यदि करता है, तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी, दंडात्मक अपराध माना गया, ठीक है, उसे दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अनुच्छेद 25 में ये जो अभी अब तक हमने बातें बताई कि मतलब कि आप स्वतंत्र हैं हर तरीके से, ठीक है, मतलब अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, किसी के धर्म, हाँ, किसी के धर्म के प्रति अनादर नहीं दिखाएंगे, तो ये सब प्रावधान अनुच्छेद 25 में, जिसके अंतर्गत देखा कि आपने देखा होगा कि जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो कृपाण धारण करते हैं, वो आर्टिकल 25 के अंतर्गत उनको छूट है, और कोई नहीं, ठीक है। हम कुछ लेके चलेंगे तो जैसे कोई हिंदू धर्म का है या बौद्ध धर्म का, वो लेके चलेगा तो उनके वो अपराधी माने जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, कहने का मतलब अनुच्छेद 25 में तो ठीक है, आपको एक स्वतंत्रता थी कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, ठीक है, आदर कर सकते हैं, किसी का अनादर नहीं कर सकते, किसी दूसरे धर्म का। तो इसमें देखिए आप अपने धर्म के मामले में प्रबंधन प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है, प्रबंधन कर सकते हैं इसके संबंध में, धार्मिक प्रचार की स्थापना, ठीक है। जब आप प्रबंधन करेंगे, जैसे आपने कोई मंदिर बना दिया, ठीक है,
मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, तो अब देखिए वहां पर क्या होगा, चल अचल बहुत सारे लोग होंगे, चल संपत्ति मतलब रुपया पैसा, अचल संपत्ति जमीन जायदाद, ठीक है, उस तरीके की संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं। और ऐसी संपत्ति यदि अर्जन करते हैं तो उसमें जो प्रशासनिक कार्यवाही करेंगे उसका अधिकार आपको स्वयं होगा, जिसने इन मामलों में प्रबंधन किया है। ठीक। अनुच्छेद 27, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की सुनता। अक्सर देखिए क्या होता है, आपके घर के आसपास भी अक्सर होता होगा, लोग आ जाते हैं पैसा मांगने, कहते हैं यहाँ मंदिर बन रहा है, यहाँ मस्जिद बन रहा है, ठीक है, यहाँ मठ बनाए जा रहे हैं, ये सब कह के कहते हैं कि इतना रुपया चंदा दीजिए। तो पहली बात, आप चंदा देने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक, आप चंदा देने के लिए स्वतंत्र हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप चंदा देने के लिए स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब, आप चंदा नहीं भी देंगे तो आपके ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है, कोई आप पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन यदि कोई सरकार ऐसा कानून बना देती है तो आप बाध्य होंगे। फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है, वर्तमान में। आप कोई भी आप चंदा मांगने आता तो आपकी मर्जी, आप दीजिए या ना दीजिए, आप कोई बाध्य नहीं है। अब अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 28, राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध। मतलब मैंने बताया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, तो जब धर्म नहीं होगा तो जितने भी कि राज्य से स्थापित मतलब शिक्षण संस्थान है उसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म की। ठीक है, किसी भी धर्म की नहीं दी जाएगी। यदि देना आवश्यक हो, ठीक है, यदि देना आवश्यक हो तो माता पिता से की अनुमति ली जाएगी, उसके बगैर आप नहीं दे सकते। कहने का मतलब कि कोई सरकारी कॉलेज है, आप उसमें कोई भी धार्मिक, ना हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख, ठीक है, किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हाँ, प्राइवेट कॉलेज में कर सकते हैं, आप प्राइवेट खोलिए, आप उसमें कीजिए, किसी ट्रस्ट के माध्यम से, किसी ने ट्रस्ट के माध्यम से ऐसा किया तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज होगा उसमें इसमें किसी भी तरीके की मतलब शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे हम बढ़ेंगे बड़ी तेजी के साथ। अनुच्छेद 29 से 30। अब देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 29 और 30। देखिए 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के मतलब हितों का संरक्षण का प्रावधान किया। एक्चुअल में बताएं, जो अल्पसंख्यक शब्द है पूरे संविधान में कहीं भी परिभाषित ही नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे आपने आर्टिकल 17 देखा था, आर्टिकल 17 में था अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, ये अस्पृश्यता का अंत था, मतलब छुआछूत था। इसको भी कहीं डिफाइन नहीं किया गया था कि ये चीज क्या है, लेकिन सामान्यतः मान लिया गया था कि ये छुआछूत से रिलेटेड है। तो वैसे अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सामान्यतः यही मान लिया जाता है कि आबादी के आधार पर 50% से जो कम लोग होंगे वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। अच्छा, अल्पसंख्यक कौन है? तो भारत देश में मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जो हिंदू है, ठीक है, वो बहुसंख्यक है, ठीक है, वो मेजोरिटी में आते हैं। और जितने भी धार्मिक लोग हैं वो सब अल्पसंख्यक आते हैं, जैसे मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ठीक है, पारसी हो गए, ये सारे कौन है? अल्पसंख्यक में आते हैं। अब देखिए इसमें दो अनुच्छेद है, 29 और 30। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया? भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। मतलब आप किसी भी धर्म के हो, जैसे मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म के हैं, तो अपनी भाषा हिंदी बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अपनी लिपि लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब आप कहीं मंदिर, मतलब मंदिर भी है मान लीजिए, तो आप कहीं उसके प्रति कोई नारेबाजी लगा रहे हैं तो आपको उसको सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद मतलब 29(2) के अंतर्गत देखेंगे राज्य। अब ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राज्य से वित्त पोषित प्राप्त शिक्षण संस्थान में, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज है, अब ये समझ लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसमें गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि जैसे बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो ये नहीं कह सकती कि केवल हिंदू पढ़ेंगे। मतलब धर्म से, पहली बात देखिए, धर्म से, जाति से, मूल वंश के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि ये आप इस जाति के हैं या इस धर्म के हैं, इस मूल से आए हैं, हम आपको इसमें एडमिशन नहीं देंगे। बिल्कुल, जैसे मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो वो भी नहीं रोक लगाती क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो राज्य से वित्त पोषित, मतलब ये जो गवर्नमेंट से रिलेटेड शिक्षण संस्थान होते हैं उसमें इस तरीके का रोक टोक नहीं हो सकता। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जब यही काम किसी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है या प्राइवेट संस्थान द्वारा किया जाता है तो उसमें रोक होती है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि जो 50% होगा, जो प्राइवेट संस्थान होंगे तो उसमें जो 50% होगा वो रिजर्व होगा सामान्य। सामान्य का मतलब सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी मूल वंश के लोग, और 50% आप अल्पसंख्यक को दे सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, शायद मेंशन होगा, है बिल्कुल है। अनुच्छेद 30 में
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन में अल्पसंख्यकों का अधिकार, मतलब कहने का मतलब कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति है, उसने कोई शिक्षण संस्थान स्थापित किया, ठीक है। अब वो चाहता है कि उसमें हमारे समुदाय के लोग हों, तो ऐसी स्थिति में केवल 50% भाग ही अल्पसंख्यकों को मिलेगा, और शेष 50% का जो मतलब होगा प्रबंधन होगा, वो निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही होगा, जो सभी समुदाय के लिए होगा। क्लियर है? अनुच्छेद 30 में यही है। तो क्लियर, जब हम ये देख रहे थे 30 में यह था अल्पसंख्यकों के, मतलब 29 में था अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई थी पूरे इसमें सिस्टम में, 29 1 29 2 में देखा, ठीक है। क्लियर हो गया हमें लगता है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त हो गया है। यदि हमारे किसी भी लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिएगा @माई एजुकेशन सेंटर, आपको इसी तरीके का लोगो मिलेगा, आप उसे ज्वाइन करके हमारी लेक्चर की कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।